a reality. नई दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को 370 सीटें जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का किया आह्वान। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव हुआ पारित। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई गई चिंता। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से पारित किया गया प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। इलाके की घेराबंदी कर टीएमसी कार्यकर्ता यौन उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाने वाली महिलाओं को कर रहे हैं चिन्हित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य में की राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील। ईडी के कई सामान नजरअंदाज करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की अदालत में पेश हुए अरविंद केजरीवाल। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने 16 मार्च तक सुनवाई टाली। इसरो ने अपने सबसे आधुनिक सैटेलाइट इनसैट 3DS का किया सफल प्रक्षेपण। तलाश और बचाव अभियानों हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। जैसलमेर के पोखरण में भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई ने दिखाया पराक्रम। और क्रिकेट के मैदान में राजकोट में गरजा यशस्वी का बल्ला। खेली शतकीय पारी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने दूसरी पारी में बनाए 2 विकेट पर 196 रन। इंग्लैंड पर 322 रन की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे बड़ी खबर, 2 दिनों तक चलने वाला बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया। क्या कुछ रहा पहले दिन विशेष तौर पर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले अधिवेशन में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। बीजेपी अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के संघर्ष को याद किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी। 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, 3rd टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे। ये भी हमको ध्यान रखना है। हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में विपक्ष तू मैं की राजनीति करेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएं। विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। गौरतलब है कि 2 दिवसीय अधिवेशन में पीएम मोदी का समापन संबोधन होगा। दूसरे और अंतिम दिन दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रखे गए प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। साल 2014 तक भी देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, और आपको मालूम है 50 करोड़ गरीबों के देश में खाते खुल गए हैं। आज बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी वाले लोगों को बैंकों से लोन मिल रहा है। उनकी गारंटी किसने दी है? उनकी गारंटी देने वाला भी तो कोई चाहिए। उनकी गारंटी देने वाला एक ही भारत माता का सपूत है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पास कराकर नारी को सशक्त किया, तो वहीं बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो चिंता का विषय है। हमारे ही इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल। क्या हो रहा है वहां? नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है। इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वह इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब की बार 400 पार एक नारा नहीं, बल्कि हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर गांव-गांव जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से, जहां महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं हैं और कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता अब शाहजहां शेख के अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को ढूंढने के लिए घर घर जा रहे हैं। सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सुलग रहा है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने के विरोध में आवाज उठाने वाली और प्रदर्शन करने वाली महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण अब मुश्किल में है। संदेशखाली में अब बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे किले में तब्दील कर दिया है और इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को चिन्हित करने के लिए घर घर जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को फिर सुनवाई करेगा। याचिका में संदेशखाली पहुंचने की कोशिश कर रहे टीएमसी के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस और प्रशासन के लगातार उत्पीड़न पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आरोप है कि संदेशखाली को किले में तब्दील करके द्वीपों को मुख्य भूमि से काटकर विद्रोही आवाज को दबाने
और पूरे क्षेत्र के जनसांख्यिकीय पैटर्न को बदलने की कोशिश टीएमसी, पुलिस और प्रशासन मिलकर कर रहा है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेशखाली में हिंसा, जमीनों पर कब्जे और महिलाओं के यौन उत्पीड़न को बेहद गंभीर बताते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर भाजपा जांच समिति की संयोजक अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि वहां महिलाएं त्रस्त हैं और टीएमसी के गुंडे और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। संदेशखाली जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे हम लोगों को रोका गया। वहाँ टीएमसी के गुंडे और पुलिस दोनों ही बराबर के भागीदार हैं, दोनों ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, माँ बहन बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी संदेशखाली हिंसा की निंदा की है। सीपीएम नेता डी राजा ने राज्य सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। It is a very serious matter. The violence needs to be condemned in all possible terms, and the state government is responsible for law and order. Why the violence was allowed in such a way to take place in the state of Bengal, and the chief minister should answer, and why the culprits are yet to be arrested after so many days. गौरतलब है कि संदेशखाली का इलाका नदी द्वीपों और मुख्य भूमि से मिलकर बनता है और नदी पार से बांग्लादेश के जरिए प्रतिबंधित वस्तुओं ही नहीं बल्कि महिलाओं की तस्करी यहां आम बात है। बताया जाता है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन डेल्टा वाले इलाके और संदेशखाली जैसे द्वीपों से लड़कियों की तस्करी भारत में सबसे ज्यादा है। ज्यादातर गरीब लड़कियां अनुसूचित जाति से हैं। आरोप है कि पहले वामपंथियों और बाद में टीएमसी ने सुंदरबन के द्वीपों में मुस्लिम आबादी को मजबूत किया। यहां जनसांख्यिकी में बदलाव के साथ एससी समुदाय को किनारे किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की सियासत के चलते ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सोमवार को संदेशखाली के दौरे पर जाएगी। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कुछ किसान संगठनों के प्रदर्शन की। किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच तमाम विपक्षी दलों की सियासत भी जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। इस बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को 19 फरवरी के रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसान संगठनों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल को किसानों और खेती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पंजाब के कुछ जिलों के किसान कुछ मुद्दों को लेकर चले हैं, उन पर चंडीगढ़ में जाके सरकार ने बातचीत की है, उन पर समाधान निकलेगा। जिन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है किसानों के हित में, उन पर चर्चा होगी और जो किसानों के हित में होगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा निर्णय लेते आए, आगे भी करें। 65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, वो राहुल गांधी जो अंतर नहीं जाता लाल मिर्च और हरी मिर्च कैसी होती है, वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कभी एमएसपी पर चर्चा नहीं की। इस बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सरकार से एमएसपी पर अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की मांग की है। धान और गेहूं पे एमएसपी हमें मिल रही है तो इसका संबंध महंगाई से कहां है, बोल दे।
मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको कि कहां से महंगाई। जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के सारे बॉर्डर्स बंद हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशान ट्रक ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि ट्रकों में माल लोड है लेकिन बंद के कारण वो परेशान हैं। उनको खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। किसान आंदोलन की वजह से ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद है और ठीक 13 महीने पहले भी इसी तरह के किसान आंदोलन की वजह से रास्ता बंद किया गया था। एक बार फिर से जो हालात हैं वो किसान आंदोलन की वजह से उसका जो प्रतिकूल असर उसका है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है। परसों से खड़ा है सर मेरा ट्रक और पीवीसी मार्केट से मेरी गाड़ी को लेके आए थे। परेशानी बहुत है सर, माल पड़ा हुआ है लोडिंग के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। पीवीसी मार्केट से यहाँ ले आए हैं और आज 3 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े, ना कुछ खाने पीने को है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम, कोई सुविधा ही नहीं है। बहरहाल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और चौथे दौर की वार्ता रविवार को होनी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और पराक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया था। भाजपा ने बजट का विरोध किया है। भाजपा ने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, ये राज्य को 20 साल पीछे धकेल सकता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से भव्य हज भवन बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो वहीं ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है, जिस पर कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। परधर्म के लिए पैसा देने लिए हमको इतराज नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट। ओनली थिंग इज व्हाई दे डू डिस्क्रिमिनेट हिंदूज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने के। सो दिस कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलवेज वेरी ऑब्वियसली they want to make it very clear they are against Hindus, they are against the equality. That's how the Congress government has been performing. It is a Aurangzeb government, Babur government, Tipu Sultan government. और अब खबर इसरो की एक और सफलता की। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन F-14 यानी GSLV F-14 पर इनसैट 3DS मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाते हुए शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन GSLV F-14 से इनसैट 3DS मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक नियत कक्षा में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्षेपण के बाद मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. The spacecraft has been injected into a very good orbit. The injection conditions were as expected, and we also noted that the vehicle has performed very, very well. And INSAT 3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing INSAT series, which is there in orbit, INSAT 3D and INSAT 3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the information related to the weather and the climate. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, नवीनतम पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS के लॉन्च का जश्न मना रहा हूं। ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर गर्व है, जब टीम इसरो पीएम मोदी के व्यक्तिगत संरक्षण में एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रही है। इसरो के 16वें GSLV मिशन का उद्देश्य धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण पर अलग अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए नजर रखना, वायुमंडल के अलग अलग मौसमी पैरामीटर्स का वर्टिकल प्रोफाइल देना, अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके उसे वैज्ञानिकों तक देना और राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान मदद करना शामिल है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इनसैट 3DS का उपयोग बड़े पैमाने पर मौसम जलवायु अध्ययन के लिए किया जाएगा, तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है
और ये गेम चेंजर उपग्रह हमारे मौसम पूर्वानुमानों को कैसे मजबूत करता है, इसी पर डीडी न्यूज ने बातचीत की इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और प्लानिटेरियम बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर गुरु प्रसाद से। इनसैट 3DS उपग्रह है ना, ये मौसम का सैटेलाइट है, उपग्रह है, मौसम के जानकारी देने के लिए। इसमें बहुत एक क्रांति हुआ है। ये सैटेलाइट इनसैट 3DS भारत में बनाया है। सो ये है येट अनदर सिंबल फॉर आत्मनिर्भरता। अगली बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना आज जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन की। भारतीय वायुसेना ने हमेशा की तरह ही अभ्यास वायु शक्ति द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन हो रहा है। इस वर्ष अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों को शामिल किया गया। अभ्यास वायु शक्ति में पहली बार राफेल ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और MI-17 भी शामिल हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियां आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने तथा उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में ध्रुव, अपाचे जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर के साथ स्वदेश में निर्मित हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपना दमखम दिखाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 नामजद आरोपी भी शामिल हैं, जिनके पोस्टर जारी किए गए थे। अब 6 लोग फरार हैं, जिनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होनी है। पकड़े गए उपद्रवियों से पेट्रोल बम और पीएसी की लूटी गई मैगजीन भी बरामद हुई है। साथ ही इसमें 6 उपद्रवी ऐसे हैं जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी में आगजनी की थी। पुलिस अब तक बनभूलपुरा हिंसा में शामिल 58 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से अवैध असलहे और थाने से लूटी गई गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। कुल जीवित और मृत्यु अंगदाता की अंग प्रत्यारोपण करने वाले दुनिया के 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं जीवित दाता से अंग लेकर प्रत्यारोपण करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। लेकिन जरूरत इस बात को लेकर है कि मृत्यु के बाद अंगदान और देहदान को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जीवित व्यक्ति से अंग लेने की जरूरत ना पड़े। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मृत्यु अंगदाता के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत 10,000 रुपये देने का भी प्रावधान है। पेश है ये खास रिपोर्ट। हाल के वर्षों में देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कुल जीवित और मृत्यु अंगदाता के अंग प्रत्यारोपण करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं जीवित दाता से अंग लेकर प्रत्यारोपण करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, 75 वर्षों में पहली बार मृत दाताओं से अंग लेकर प्रत्यारोपण करने में देश ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। मृत्यु के उपरांत जो अंगदाता है उनसे जो अंग प्रत्यारोपण हुए और प्लस जो जीवित अंगदाता अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनेट करते हैं ऑर्गन, तो उनको मिला करके, दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो भारत नंबर 3 पर है। अगर जो लिविंग डोनर देते हैं, जो जीवित अंगदाता हैं, अगर उसके मामलों को देखा जाए, जो अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट जीवित दाताओं से हो रहे हैं, उसमें सारे जो देश हैं उसमें हम नंबर 1 पर हैं। के उपरांत जो अंगदाता है, अंगदान है, उसको बढ़ाना है। साल 2023 में देश के अस्पतालों ने पहली बार एक साल में 16,941 अंग प्रत्यारोपण किए। इनमें 12,343 किडनी, 4,160 लिवर, 215 हृदय, 189 फेफड़े और 20 पैनक्रियास और 14 छोटी आंतों के प्रत्यारोपण शामिल हैं। लेकिन मरणोपरांत की बात करें तो 16,941 में से 1,062 अंग प्रत्यारोपण ही मृत्यु के बाद प्राप्त अंगों से किए गए। जानकारों का मानना है कि इतना काफी नहीं है और देहदान को लेकर लोगों को आगे आने की जरूरत है। जो मृत्यु अंगदाता है उनको उनके एक
सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार किया जा सके, उसके लिए भी प्रति मृत्यु अंगदाता को 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है कि एक सम्मानजनक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की है, जिसका नतीजा है कि अंगदान को लेकर लोग अब आगे आ रहे हैं। आयुष्मान भव अभियान से लेकर अब तक 1,43,000 लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। एक देहदान से कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब नजर डाल लेते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी दिल्ली में पुलिस द्वारा आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर किया गया। एट होम कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए ओडिशा पहुंचे चुनाव आयोग ने भुवनेश्वर में प्रेस वार्ता की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से मुलाकात हुई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और प्रवर्तन एजेंसियों से मुलाकात की। राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें मार्च तक पेशी से छूट दी जाए। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर की ओर से सदन में प्रस्ताव पेश किया गया और ये प्रस्ताव विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिली। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद सुकांता मजूमदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिवसीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लखनऊ में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने कहा कि राज्यों की चुनौतियों से निपटते हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा निर्माण यूनिट में विस्फोट हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। घायलों को शिवकाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बना लिए हैं और इस तरह से भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 322 रन की बढ़त हासिल हो गई है। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में सामने आया, जो 19 रन बनाकर जो रूट की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और दोनों ने तेजी के साथ रन बनाए। यशस्वी जायसवाल शतक लगाने में कामयाब रहे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत की पहली पारी के आधार पर 126 रन की बढ़त हासिल हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।